हाँ देखिए इधर इस पॉइंट को देखिए। अभी हम लोग देखे कि कांस्टेंट एक आगे में आएगा और वो कांस्टेंट डिपेंड किस पे करता है? मटेरियल पे। उसको कहते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब अगर हम पूरा स्टेटमेंट लिखें हुक्स लॉ का पूरा मैथमेटिकल, तो क्या बनेगा देखिए। और इसी पे सारा सवाल इसी इक्वेशन पर रहता है। डेल एल बाय एल उल्टा कर दिए, एफ बाय एस, सॉरी, एफ बाय एस इक्वल टू कांस्टेंट आगे में यंग्स मॉडुलस डेल एल बाय, ठीक है। ओके, इस इक्वेशन को दो तरीके से यूज कर सकते हो। या तो डेल एल निकालना है तो एफ एल बाय वाई एस इंटू एफ एल बाय वाई एस। अगर कोई कोई रॉड में डिफॉर्मेशन निकालना है तो कितना आएगा? एफ एल बाय वाई एस। फोर्स लगाने के बाद कितना डिफॉर्मेशन हुआ ये ऐसे यूज कर सकते हो। या कई जगह फोर्स पूछा जाता है, फोर्स इक्वल टू होगा वाई एस बाय एल इंटू डेल एल, जैसे यूज करना है। ठीक है, क्लियर है? इक्वेशन है ये। और जो भी अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है वो बहुत कम होता है। कैसे? वो आप डेटा से जज कर सकते हो। देखो, अगर हम कोई एक डेटा लिखें, जनरली क्या होता है, यंग्स मॉडुलस का जो ऑर्डर होता है 10⁻11 का ऑर्डर का होता है। 10⁻11 बहुत हाई होता है यंग्स मॉडुलस। और एरिया मान लेते हैं कुछ है, एरिया कितना होगा कोई रॉड का? 2 मिलीमीटर स्क्वायर, या मान लेते हैं 10 मिलीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एरिया इक्वल टू 10 मिलीमीटर स्क्वायर, हम डेटा लिखते हैं सपोज 10 मिलीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स मान लेते हैं आप 100 न्यूटन डाल डाल देते हो, ये मान लेते इतना, सबका वैल्यू ऐसे लेते हैं। लेंथ 1 मीटर था। ठीक है, अब आप बताओ तो डिफॉर्मेशन कितना होगा? देखो कितना छोटा आ रहा है। डेल एल का वैल्यू 100 न्यूटन, तो बहुत लार्ज फोर्स है। ठीक है, मतलब 10 केजी को टांगना पड़ेगा। ये जो एक्सपेरिमेंट होता है, रॉड के नीचे टांग देते हैं वेट, वो फोर्स से खींचाता है। ठीक है, 100 न्यूटन मतलब 10 केजी टांगना पड़ेगा। और पुट करो एल का वैल्यू 1 मीटर, एरिया, ठीक है, पतला रॉड है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं आसान के लिए। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया? 10⁻⁻⁴मीटर स्क्वायर हुआ। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया? 10⁻⁻⁴मीटर स्क्वायर। और यंग्स मॉडुलस कितना हो गया बताओ? 10⁻11। तो देखो कितना हो गया, 100 और वो 10⁻6 बाय 10⁻11, यानी 10⁻⁻5 मिलीमीटर, सॉरी मीटर, -5 मीटर, यानी एक में नीचे 5 शून्य। उतना कम डिफॉर्मेशन, इतना ज्यादा वेट देने के बाद, इसलिए अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होता है? बहुत छोटा। और पूरा एक्सपेरिमेंट ये है, पूरा एक्सपेरिमेंट जो होता है, हो सकता है स्कूल वगैरह में करवाया भी गया होगा या कराया जाएगा या नहीं भी कराया जाएगा। ठीक है, 11th को कौन स्कूल में पढ़ाई होता है? उसको तो फॉर्मेलिटी मानता है। ठीक है, किसी तरह करिकुलम पूरा कर दें। हम कहाँ से करवाएंगे? यहाँ मेरे पास एपरेटस है। हम उस एक्सपेरिमेंट का नाम बताते हैं, उसका नाम है सल्स एक्सपेरिमेंट। तुम लोग का एक्सपेरिमेंट वाला बुक होगा, उसमें भी मिलेगा। ठीक है, यहां देखो, ये रॉड है एल लेंथ का, एल लेंथ का रॉड है, ध्यान दो। यहां से वेट टंगा हुआ है, वेट टंगा हुआ है। ठीक है, इसका डायमीटर जो है डी है, ध्यान दो इधर। तो एरिया का वैल्यू होगा πr², तो πd²/4 एरिया हो गया। तो इसमें जो डिफॉर्मेशन हो गया डेल एल, डेल एल का वैल्यू क्या है? WL बाय यंग्स मॉडुलस इंटू एस का वैल्यू πd²। ठीक है, ये है सल्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है,
इससे यंग्स मॉडुलस वगैरह कैलकुलेट किया जाता है, हो सकता है एक्सपेरिमेंट में करवाया जाए, ठीक है। और बाकी वो जो एक्सप्रेशन है वो है एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पर बनता है, ऑब्वियस रेशियो टाइप का क्वेश्चन बनेगा। जैसे दो लेंथ, दो का डिफॉर्मेशन का चेंज निकालना है, रेशियो डेल L1 डेल L2। तो एक में फोर्स F1, एक का लेंथ L1, एक का F2 लेंथ L2, एक का Y2 S2 Y1 S1, यही होगा ना। अगर दो का रेशियो निकालना है, ठीक है, तो ये रेशियो टाइप का क्वेश्चन बन गया, रेशियो टाइप। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। यहां इस वेट को लोड कहते हैं, जो फोर्स है वो बन गया लोड, ठीक है। ये लोड वर्ड देखो क्वेश्चन में, तो घबराना नहीं है, दैट इज द फोर्स इन फ्लैश। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब देखो एक तो ये पार्ट बना, दूसरा पार्ट, मान लो दो रॉड का हम कंपेयर करें, ठीक है, रॉड ए एंड रॉड बी, दोनों का लेंथ बराबर है, एरिया बराबर है। मान लो लेंथ भी बराबर है, एरिया भी बराबर है, लेंथ बराबर है, एरिया बराबर है, ठीक है। अब बताओ यहां से, अगर ध्यान दो, अगर डेल एल ए और डेल एल बी सेम है, दोनों में डिफॉर्मेशन सेम है, फोर्स लगाएं, एल एस सेम है, डेल एल भी सेम है, इसका मतलब एक में फोर्स जितना होगा बाय यंग्स मॉडुलस, दूसरे का फोर्स बाय यंग्स मॉडुलस ये होगा। ये सब सेम है, लेंथ भी सेम है, डिफॉर्मेशन भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो ये कहानियां है। तो ये क्या बता रहा है, अगर यंग्स मॉडुलस ए का बी से ज्यादा है तो फोर्स भी ए में ज्यादा लगेगा। मतलब दो रॉड को कंपेयर कर रहे हैं, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, डिफॉर्मेशन भी सेम है, सेम डिफॉर्मेशन है, यस, सेम डिफॉर्मेशन है। तो जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा उसको ज्यादा खींचना पड़ेगा फोर्स से, जिसका यंग्स मॉडुलस कम होगा उसको कम खींचना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एल्स दूसरा एक एनालिसिस ऐसे भी कर सकते हो, अगर मान लेते हैं एफ ए, दूसरा एनालिसिस, एक तो ये दूसरा एनालिसिस, अगर फोर्स बराबर ले लिए, लेंथ भी बराबर है, एस भी बराबर है, फोर्स भी बराबर, ठीक है, यानी एक का डिफॉर्मेशन इंटू उसका यंग्स मॉडुलस, दूसरे का डिफॉर्मेशन इंटू यंग्स मॉडुलस बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सब क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहां से क्या जज करेंगे, अगर ए का यंग्स मॉडुलस बी से ज्यादा है तो ए में डिफॉर्मेशन कम होगा, ये जज कर पा रहे हो। देखो, अगर एल, एस और एफ तीनों सेम है तो डेल एल और यंग्स मॉडुलस इसका प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा। तो अगर जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है उसमें डिफॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये दो एनालिसिस समझ में आया। तो देखो, दो रॉड है जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है,
तो अगर फोर्स सेम लगाए हो तो जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा उसमें डिफॉर्मेशन कम होगा। फोर्स सेम लगाया तो जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है उसमें डिफॉर्मेशन कम होगा। और अगर डिफॉर्मेशन सेम है तो जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है उसमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से बोलेंगे ए इज मोर इलास्टिक देन, जनरल इंट्यूशन से उल्टा है। जनरल इंट्यूशन क्या बोलता है, जिसको डिफॉर्म करने में कम फोर्स लगे दैट इज मोर इलास्टिक। नो, फिजिक्स उल्टा है। जिसको सेम अमाउंट डिफॉर्मेशन करने में, सेम अमाउंट डिफॉर्मेशन करने में ज्यादा फोर्स लगे, या सेम फोर्स दे दिए तो कम डिफॉर्म हो जो, वो ज्यादा इलास्टिक है। यानी इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस से डिफाइन होता है। जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा। इसलिए बोलते हैं, स्कूल में बताया गया होगा, स्टील इज, यही क्वेश्चन आता ही है स्कूल एग्जाम में। ठीक है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन, और ये डिफाइन किससे होता है, यंग्स मॉडुलस। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। ओके, चलिए। ठीक है, तो सारा चीज इसी पे बैठा हुआ है। ठीक, ओके, ध्यान दो इधर। दो रॉड है L1 S1 Y1 यंग्स मॉडुलस, L2 S2 Y2 दोनों तरफ से फोर्स लगाए। अब पूछा जाएगा इसमें नेट एलोंगेशन कितना है, इसमें नेट एलोंगेशन कितना। ठीक है, दो रॉड है, ऑब्वियस है। इस रॉड में यहां फोर्स नहीं लग रहा, उधर लग रहा है। तो आप इसको यहां से ब्रेक कर सकते हो। यहां से अगर ब्रेक करें तो इस टाइप का दिखेगा क्या, देखो ना, एक रॉड है ऐसा, और दूसरा रॉड है ऐसा। यही है ना, देखो। और ये एंड को कंबाइन कर दिए तो एफ एफ कैंसिल हो गया, तो ऐसा है कहानी। ठीक है, तो जब भी अलग अलग डायमेंशन के रॉड हैं, अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यंग्स मॉडुलस, तो आप उसको ब्रेक कर सकते हो इस तरीके से। ये एक अलग रॉड है, ये एक अलग रॉड है। इसमें डिफॉर्मेशन एक का लिखेंगे डेल L1 और एक का लिखेंगे डेल एल, लिखेंगे डेल L1 प्लस डेल L2। डेल एल का क्या वैल्यू है, एफ इंटू L1 इंटू Y1 S1, और दूसरे का ये हो गया टोटल डिफॉर्मेशन। ठीक है, टोटल डिफॉर्मेशन ये हो गया, डन। हाँ, उसको अंतिम में देखेंगे। ठीक, ठीक है। सारा क्वेश्चन इसी पे बनता है, सारा क्वेश्चन इसी पे बनता है, इसी कॉन्सेप्ट पे लगभग।
ओके, अभी देते हैं। ठीक, चलो। अगर पूछा जाए परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना हुआ, डेल एल बाय एल, तो क्या आ जाएगा बताओ, इंटू 100, तो एफ बाय एस वाई इंटू 100। ओके, रॉड एज अ स्प्रिंग, रॉड एज ए स्प्रिंग, जो शुरू में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, स्प्रिंग और रॉड एक ही जैसा काम करता है। ठीक है, तो हम उसको मैथमेटिकली भी जज कर सकते। ठीक, कैसे मैथमेटिकली जज कर सकते हैं? देखो, कोई स्प्रिंग है, उसको आपने दोनों तरफ से एफ फोर्स लगा के खींचा है, और इसमें डिफॉर्मेशन हुआ डेल्टा एल, तो फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, या डेल एल हुआ डिफॉर्मेशन, के डेल एल हो गया डिफॉर्म फोर्स। ठीक है, सेम केस रॉड, रॉड में डिफॉर्मेशन डेल एल है, फोर्स आपने एफ लगाया, इसका डिफॉर्मेशन डेल एल है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला काम करता है बताओ? इसके लिए कौन सा फॉर्मूला काम करता है, एफ इक्वल टू के डेल एल, और इसमें कौन सा फॉर्मूला काम करता है, एफ इक्वल टू क्या है? ठीक है, दोनों रिजल्ट को कंपेयर करो तो, कंपेयरिंग द रिजल्ट क्या बता रहा है बताओ, के इक्वल्स क्या आ गया, कोई भी स्प्रिंग कांस्टेंट का, कोई भी रॉड का स्प्रिंग कांस्टेंट किसके इक्वल है, वाई एस बाय एल के, वाई एस बाय एल के इक्वल। अगर याद होगा, ये स्टेटमेंट लिखाए थे, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ। देखो तो नेचुरल लेंथ नीचे टर्म, ठीक है, स्प्रिंग रॉड जो है स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है। ठीक है, बस ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद क्वेश्चन देंगे। ठीक, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन रॉड, कोई रॉड में अगर डिफॉर्म हुआ है तो कितना उसमें पोटेंशियल एनर्जी जमा हुआ। ठीक है, कितना पोटेंशियल एनर्जी जमा हुआ, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा कि रॉड एक स्प्रिंग की तरह काम करता है, और स्प्रिंग में अगर डेल्टा एल एक्सटेंशन एक्सटेंशन है या डिफॉर्मेशन है, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है, हाफ की डेल्टा एल स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू हाफ, यू नाम दिया सिंबल, हाफ के इंटू, यही हो जाएगा। आ गया, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, एक लाइन का है। ठीक है,
देखो तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड समझ में आया। अगर हम लिखें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, तो वॉल्यूम कितना है, रॉड का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया एस, ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को उसका क्या नाम है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसका नाम है एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो बताओ एनर्जी बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा बताओ, एरिया है एस और लेंथ एल, एस इंटू एल। ठीक है, अब डिवाइड करो तो एस एस कट जाएगा, तो एक एल के साथ इसको क्लब कर दो, एक एल के साथ फिर क्लब कर दो और वाई मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक्सप्रेशन है टोटल। ओके, देखो तो ये क्या टर्म आया, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बनता है, हाफ वाई डेल एल बाय एल, वाई डेल एल बाय एल किसके इक्वल है, स्ट्रेस के इक्वल है, ये स्ट्रेस है, तो हाफ इंटू, ये एनसीईआरटी में आता है, एनसीईआरटी में प्रूव है ये, एनर्जी डेंसिटी को प्रूव कीजिए फॉर्मूला, स्कूल एग्जाम के लिए जरूरी है और कंपटीशन में भी आता है। ठीक है, हाफ स्ट्रेस इनटू, और डेल एल बाय डेल एन है स्ट्रेंथ, दैट इज हाफ, एक ये फॉर्मूला हुआ, एक ये फॉर्मूला हुआ, एक ये फॉर्मूला हुआ, ये सब आपको काम है। कितना कम फॉर्मूला है फिजिक्स में। ठीक है।